मतलब अभी तो कुछ पढ़ाया नहीं है मैंने। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपलोड कर दिया बेटा, मैंने लिंक भी भेज दिया था आप लोगों को आई थिंक ग्रुप पे, आप वो देख सकते हैं जो भी लेक्चर आपका छूटा हो। ठीक है। और फिलहाल ये हटा रहा हूँ मैं, ये अपन लास्ट क्लास में देख चुके हैं। चलिए। सो नॉन रिडॉक्स, मैंने आपको पहले बताया था रिएक्शन दो तरीके की होती है, एक नॉन रिडॉक्स होती है और एक रिडॉक्स होती है। नॉन रिडॉक्स के एन फैक्टर फाइंड आउट करने के तरीके अलग हैं, वो अपन देख चुके हैं। आयन, एसिड और सॉल्ट के बेसिस पे हम देख चुके हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज जितना भी एक्सचेंज हुआ है। आयन के बेसिस पे अपन देख चुके हैं कि उसके ऊपर के चार्ज को डिवाइड कर दो तो एन फैक्टर आ जाता है। और एसिड के बेस पे अपन देख चुके हैं टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस या OH माइनस आयन। तो किसी भी एसिड या बेस का एन फैक्टर अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारा तामझाम अपन कब देख चुके हैं भैया? इन केस ऑफ नॉन रिडॉक्स। बात करेंगे रिडॉक्स की। सो एन फैक्टर एन फैक्टर ऑफ रिडॉक्स कंपाउंड, बिल्कुल ध्यान से सुनना। फेमिलियर है लेकिन कुछ एक दिक्कतें आएंगी, ठीक है ना। रिडॉक्स जैसा ही करूंगा सारा तामझाम, लेकिन कुछ एक जगह चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस क्यों आएंगे ये भी बताऊंगा। और आपको बिल्कुल गौर से देखना है क्योंकि पुराना अगर याद होगा तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब इसमें भी अपन अलग अलग केसेस बना के पढ़ेंगे। फिलहाल जो आपको लिखना है मेरे साथ लिखते हुए चलिए, जब मैं समझाऊं जब रुक जाना बस। फॉर एन फैक्टर we need only half cell reaction. We need only the half cell या हाफ रिएक्शन लिख लो ज्यादा ठीक है। हाफ रिएक्शन माने चाहे हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात कर लो और हाफ रिडक्शन रिएक्शन की। मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी अपन कोई रिएक्शन लिखते हैं ऐसा कभी नहीं होगा कि सामने वाला इलेक्ट्रॉन दिए जा रहा है लेकिन कोई लेने वाला ना हो। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियस प्रोसेस है। अगर कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कंफर्म बात है कि कहीं रिडक्शन भी हो रहा होगा। लेकिन अगर अपन सिर्फ ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिखते हैं या फिर अपन अगर सिर्फ रिडक्शन वाली रिएक्शन लिखते हैं तो अपन उसे हाफ सेल रिएक्शन बोलते हैं। अगर आप पूरे सेल की रिएक्शन लिखोगे यानी कि कौन ले रहा है और कौन दे रहा है ये पूरा लेखा जोखा अगर आप पूरी रिएक्शन में दिखाते हो तो उसे कंप्लीट सेल रिएक्शन बोलते हैं। अगर मैं सिर्फ ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन दिखा रहा हूं या रिडक्शन रिडक्शन दिखा रहा हूं दैट मीन्स इट इज एन हाफ सेल रिएक्शन। तो एन फैक्टर किसी भी रिडॉक्स कंपाउंड का आप हाफ सेल रिएक्शन देख के फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। कैसे वो मैं बता देता हूं। इट इज दी टोटल और नेट इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन पर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द कंपाउंड। जब ये लिख लें तब बता देना और उसके बाद बस ध्यान से सुनना क्योंकि सवाल आप लोगों को ही करना है, मैं सिर्फ बताऊंगा एक दो एग्जांपल। ये मानते हुए कि आपको
हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ चुका है, ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज देखना आ चुका है। जब ये लिख लो तब बता दे। सबका हो गया? इनऑर्गेनिक का क्या बेटा हर्ष? इनऑर्गेनिक का क्या? चलो देखिए, सपोज सबसे पहले क्या करो, फर्स्ट बेटा वो ऑर्गेनिक है, तूने इनऑर्गेनिक लिखा एक तो। हाँ मैंने बोल दिया है नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट वीक मैंने बोल दिया था, मैंने बोल दिया था। दिव्य सर को तो क्या बोलूंगा, उनको क्या दिक्कत है, मैंने अंकित सर को बोल दिया था, अंकित सर लगा देंगे। नेक्स्ट वीक से आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी। किसकी? ऑर्गेनिक की। ठीक है, हाँ जी। तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैंने एक रिएक्शन लिख रखी है H2C2O4, ये दे रहा है CO2, पेज नंबर 2, है ना। H2C2O4 से आप जा रहे हो कहाँ पे? CO2 पे। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे, ये +3 +4। ठीक, पहला रूल, ध्यान से सुनना, और समझ में ना आए तो यहीं टोक देना। इसके बाद मैं नहीं सुनूंगा कि सर जी मेरा आंसर नहीं आया। सेम प्रोसीजर मैं हर बार फॉलो करूंगा जो मैं बता रहा हूँ, और आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आंसर बिल्कुल सही दे। बैलेंस दी एटम, दो तरीके बताऊंगा, हालांकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी। बैलेंस दी एटम विच इज अंडरगोइंग अ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, सिर्फ आपको उस एटम को बैलेंस करना है जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है। आप देख सकते हो कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है, वो +3 से हो रहा है +4। सिर्फ उस एटम को बैलेंस करिए, बाकी मुझे और किसी से मतलब नहीं है जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है। ठीक, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना, एक कार्बन पे +3 का, तो दो कार्बन में +6 का। ठीक है, टोटल पॉजिटिव चार्ज +6। बैलेंस करो, तो यहाँ बैलेंसिंग के लिए मैं लगाऊंगा दो कार्बन। सिर्फ उस एटम को बैलेंस करेंगे जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर में, सॉरी, कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा था, मैंने कार्बन को बैलेंस कर दिया। टोटल पॉजिटिव चार्ज रिएक्टेंट की साइड कितना है? टोटल पॉजिटिव चार्ज रिएक्टेंट की साइड कितना है? 6। सिमिलरली टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रोडक्ट की साइड कितना है? +8। एक कार्बन 4 का, दो कार्बन 8 के। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, +6 से +8 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है कि गेन हुआ है, पहले तो ये कंफर्म करो। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है कि गेन? लॉस हुआ है, ठीक है ना। गेन नहीं बेटा, लॉस हुआ है। जिसने भी गेन बोला है कृपया करेक्ट करिए अपने आप को। ठीक है, जिंक से Zn+2, जिंक से Zn+2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। चार्ज में जब भी इंक्रीमेंट होगा लॉस होगा, 0 से +2 जा रहे हो, लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
चार्ज में जब भी डिक्रीमेंट होगा गेन होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखवा चुका हूँ। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है भैया? 2 इलेक्ट्रॉन का। सो नेट लॉस कितने इलेक्ट्रॉन का हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन का। बस कुछ नहीं करना। एन फैक्टर निकालना है अगर आपको इसका, तो कैसे निकालेंगे? एन फैक्टर इक्वल टू 2/1 H2C2O4 का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एन फैक्टर इसका 2/2 CO2 का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जो भी आपका नेट इलेक्ट्रॉन लॉस आया है उसको डिवाइड कर दो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, विच इज नथिंग बट 1 and 2। जिसको डाउट हो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से छापो। जिसको डाउट हो यहीं पूछ लो आराम से, कोई इशू नहीं। +6 +8 कैसे आया? नहीं समझ में आया तो पूछिए। नेट इलेक्ट्रॉन लॉस कैसे आया? नहीं समझ में आया तो पूछिए। एन फैक्टर कैसे निकाला? नहीं समझ में आया तो पूछिए। अब ये एक पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका मुझे सीधा लगता है, मैं हमेशा उसी तरीके से निकालता हूँ। आप इससे निकाल लो, उससे निकाल लो, बात सेम है। रिकमेंड करूंगा सेकंड वाला। हो जाए जब बता दीजिएगा, थोड़ा जल्दी नोट डाउन करने की कोशिश करिए। चलिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया है मैंने। अब देखो, मैं दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ। मेरी नहीं है इच्छा बैलेंस करने की। अब मेरी इच्छा नहीं है बैलेंस करने की, तो देखिए कैसे कर रहे हैं। बात वही है, बट मेरे को ये ज्यादा ठीक लगता है। H2C2O4 से CO2 जा रहे हो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया +3, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया +4। नहीं कर रहा मैं बैलेंस। कितने का चेंज दिख रहा है? कितने का चेंज दिख रहा है? तो एक कार्बन में एक का चेंज है। मानते हो कि नहीं? समझ में आया ना? +3 से +4 कितने का चेंज है? ये एक का चेंज है। तो एक कार्बन एक का चेंज। रिएक्टेंट साइड कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन में कितने का चेंज आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज। सो इसका रिएक्टेंट का इन फैक्टर कितना हो गया? 2। डायरेक्ट रिएक्टेंट का इन फैक्टर हो गया कितना? 2। उल्टा आ जाओ, 4 से 3 कितने का चेंज दिख रहा है? एक का। एक कार्बन एक का चेंज। प्रोडक्ट साइड कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है। एन फैक्टर आ गया 1। चेक करो, यही आ रहा होगा आपका। जिसको समझ में नहीं आया वापस पूछ लीजिए। +3 से +4 गए, कितने का चेंज दिख रहा है? एक का। तो रिएक्टेंट साइड एक कार्बन एक का चेंज। रिएक्टेंट साइड कितने कार्बन थे? 2। तो एन फैक्टर आ गया 2। उल्टा चलो, 4 से 3 गए, कितने का चेंज दिख रहा है? एक का चेंज दिख रहा है। एक कार्बन एक का चेंज। प्रोडक्ट साइड कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है, इसलिए एन फैक्टर। वापस पूछना है पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब मैं बस एक आधा एग्जांपल करवा सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। बाकी मैं सब आपको करने के लिए दूंगा और आप अभी बैठ के करोगे। बोलो, बड़े आगे। ठीक, जिसको भी शंका हो पूछ लीजिएगा, है ना। आंसर एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि अब आप लोगों से ट्राई मार लो, है ना ये वाला। ये तामझाम कब लगाना है? तब जब सिर्फ एक एलिमेंट की ही ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा हो। ओनली वन एलिमेंट, फर्स्ट केस है अपना। ओनली वन एलिमेंट इज अंडरगोइंग
change in oxidation state. Only one element is undergoing a change in oxidation state. पहला सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर सब निकाल पाते हो तो ठीक है, तो मैं दूसरा तीसरा आगे बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। सिंपल दे रहा हूं, ट्राई कर लो। KMnO4 से MnSO4। भैया इतना टाइम लगेगा कि आंसर आ जाना चाहिए तब तक तो। एन फैक्टर बताना है। अरे भाई साहब, चलो बताइए, मैग्नीज का KMnO4 में ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। गलत। MnSO4 में फिर क्या प्रॉब्लम हुई दर्शनी, गलत कैसे कर दी? चेंज कितने का दिख रहा है? चेंज, चेंज मैग्नीट्यूड में बोलना, चेंज हमेशा खत्म हो गया, खत्म हो गया, सवाल ही खत्म हो गया। एक मैग्नीज एक का चेंज, मैग्नीज एक ही है तो एन फैक्टर 5 आएगा, उल्टा भी जाओगे तो भी एन फैक्टर 5 आएगा। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें, है ना, कि एसिडिक मीडियम में ध्यान रखिएगा, एसिडिक मीडियम में डायरेक्ट आपको ये ध्यान रखना, और ये पूरे उसमें काम में आता है, केमिस्ट्री में काफी जगह आपको मिलेगा। एसिडिक मीडियम में Mn+7 से +2 जाएगा हमेशा, कंफर्म बात है ये। एसिडिक मीडियम में मैग्नीज +7 से +2 जाता है। आगे और एग्जाम्पल दूंगा आपके सहूलियत के लिए, फिलहाल उम्मीद कर रहा हूँ ये सबने नोट डाउन कर लिया होगा। किसी को शंका हो तो पूछ लो भैया। आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं अब आपको बस सॉल्व करना है, किसी को कोई भी डाउट है पूछ सकता है। सेकंड, अब एग्जाम्पल लिखे जाओ, ये भी सॉल्व कर लो और मेरे को आंसर चाहिए बस। अब ये अलग से क्यों लिखवा रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि ये KMnO4 का ध्यान रखना है आपको। वो लिख लेना, एसिडिक मीडियम में Mn+7 से +2 जाते हैं, याद रखने वाली बात है वो। ये चलता है मामला न्यूट्रल में, और ये चलता है मामला एल्कलाइन में। एसिडिक, न्यूट्रल, अल्कलाइन तीनों हो गया, याद ही रखने हैं आपको Mn कौन से मीडियम में किस में चेंज होता है। बताइए, एन फैक्टर बताइए, 30 सेकंड के अंदर। +7 से +7, +7 से +7 से +4, +7 से +6, आंसर
एन फैक्टर आया कितना दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए? 3। एन फैक्टर आया कितना दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए? 1। कोई है ऐसा जिसको समझ में ना आया हो पूछ लो, और ये लिख लेना न्यूट्रल में। न्यूट्रल मीडियम में Mn +7 से +4 जाता है, अल्कलाइन में +7 से +6। आगे अब आपको सब करना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सॉल्व करिएगा। फोर्थ, I2 से जा रहे हो I-। करिए, इतना करिए। चेक करना भैया, है ना, मैं लिख रहा हूँ आंसर। जिसको समझ में नहीं आया पूछ सकता है। आप में से जिसका कोई सा भी आंसर मैच ना कर रहा हो पूछ लीजिए, अभी डिस्कस कर लेते। सब ठीक है? किसी को कहीं कुछ गलत लग रहा हो पूछ लीजिए। सेवेंथ, ठीक है। सेवेंथ, सेवेंथ और कोई भैया सेवेंथ में डाउट आया है और? ठीक है बेटा, 7 देखिए। हो गया, सबका हो गया नोट डाउन करने का? ठीक है। सेवेंथ कुछ इस प्रकार था, डेसिमल में आई थिंक कंफ्यूज हो गए आप। इट इज Na2S2O3 Na2S4O6। ऑक्सीडेशन नंबर बोलिए।
ये आ रहा है +2 का, ये आ रहा है 5/2। इसमें किसी को दिक्कत हो, यही निकालने में प्रॉब्लम है, तो पहले वो बता दो। ठीक है, 5/2 को मैंने 2.5 लिखा था और कुछ नहीं। ठीक। अरे यार, एक तो मैं नीचे लिख रहा हूँ भाई, है ना। Na2H2O3 से Na2S4O6, 2.5, 2। हाँ जी। एक चेंज कितने का? 0.5 का चेंज है, कैसे भी देख लो, है ना। तो एक सल्फर 0.5 का चेंज, दो सल्फर 0.5 × 1 यानी कि 1 का चेंज। अब ये तो रिएक्टेंट आया, प्रोडक्ट साइड जाओ। एक सल्फर 0.5 का चेंज, चार सल्फर 0.4 × 0.5, 2 का चेंज। ठीक है। हीरा। ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब आप करिएगा सारे, है ना। उम्मीद करता हूँ अब कॉन्फिडेंस आया होगा थोड़ा सा। कौन सा एग्जाम्पल था यार? 8 हुआ है ना, मैं हाइपोथेटिकल नंबर डाल, नहीं 9th था, आई थिंक 9th। SO2 से SO4-2 थोड़ा जल्दी निकालना। CuS से Cu+2 प्लस SO4-2। यार, 10th का आंसर बताइए। चेंज कितने का? थोड़ा सा जल्दी कर दो यार, चेंज बता दो फटाफट। बिल्कुल, एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज बेटा, एक एलिमेंट की, सिर्फ एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज। कॉपर में दोनों जगह कॉपर+2 है, उसकी में तो चेंज हो नहीं रहा, सल्फर में जरूर चेंज हो रहा है। तो कहाँ अपन ने रूल तोड़ा? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 11, 12, 13 कर लोगे खुद? करके बताऊं? चेक करिएगा, सबका यही है क्या? HNO3 से NO, K2Cr2O7 से Cr+3 है, तो फुली कर लेंगे आप लोग, अगर समझ में आया होगा तो।
+5 से +2, 3 ही आ रहा है क्या? 14 +6 से +3। पूछिए, डाउट हो तो किसी में भी। टेंथ, टेंथ में क्या हो गया? कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं है, सल्फर की में चेंज है, इसमें कोई डाउट? चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल बोले तो, है ना, 6 माइनस -2, आ गया आंसर। आगे बढ़े, सबका हो गया? किसी को कोई भी सवाल में डाउट हो पूछ लो बेझिझक। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, है ना। अब एक एलिमेंट के अंदर आप चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देख चुके हो, अब अपन देखेंगे केस 2। ध्यान से सुनना। इफ two different atoms are undergoing change in oxidation number, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, जैसे Cu2s, Cu2s सपोज टूटा, Cu+2 + SO4 - 2 में, ठीक है। Cu2s टूटा सपोज Cu+2 और SO4 -2 में, ठीक है। अब इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी, ऑक्सीडेशन नंबर कितना? -2। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर है +6। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है, ठीक है। कॉपर के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है और सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर में भी चेंज आ रहा है। सबसे पहले कोशिश करेंगे एन फैक्टर फाइंड आउट करने का। एन फैक्टर फाइंड आउट करने का सलीका समझिए, ध्यान से सुनना, इम्पोर्टेंट है, और बार बार पूछ लेना अगर समझ में नहीं आए तो। एक एक स्टेप ध्यान से देखो, अगर कोई लिखना कर रहा है तो अभी 2 मिनट के लिए लिखना बंद कर दीजिए, ठीक है। पेज नंबर 5th, और वट एवर द नंबर वुड बी, 5वां। सबसे पहले तो हिंदी में समझ लेना, जब भी एक ही एलिमेंट के, एक ही कंपाउंड के दोनों एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा हो, अगर एक ही एलिमेंट के, सॉरी, एक ही कंपाउंड के दोनों एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में अगर चेंज आ रहा हो, तो उस केस में अपन नेट एन फैक्टर निकालते हैं, नेट एन फैक्टर। अब नेट कैसे निकाला जाता है? नेट आपको टोटल लॉस प्लस टोटल गेन से निकालना होगा, ठीक है। आपको हमेशा नेट निकालना होगा। नेट बोले तो जैसे 6 का लॉस हुआ, 2 का गेन हुआ, तो नेट इलेक्ट्रॉन कितने आए? इतनी बात समझ में आती है? 6 का लॉस है, 2 का गेन है, तो नेट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हुआ? 4 का, ठीक है।
तो ये आपको बहुत केयरफुली, आराम से, ठंडे दिमाग से सोच के सॉल्व करना है। हड़बड़ाना मत भैया, और गलत जवाब मत देना, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ, मैं भी अटक जाऊंगा अगर ज्यादा कंफ्यूज ही आओगे तो मेरे को भी। ठीक है, शांत दिमाग से सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल करते हैं जैसे पहले वाला ही। मैं जो पूछूं, एक बात का ध्यान रख लेना, जस्ट टू क्लेरिफाई, हालांकि जानते हो आप लोग, चार्ज में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है भैया, मतलब लॉस हुआ है, और चार्ज में अगर डिक्रीमेंट हो रहा है मतलब गेन हुआ है। किसका लॉस किसका गेन? इलेक्ट्रॉन का लॉस इलेक्ट्रॉन का गेन। ठीक है, चार्ज में अगर इंक्रीमेंट तो लॉस, डिक्रीमेंट तो गेन, आपको बस इतना ध्यान रखना है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। पहले रिएक्टेंट का इनफैक्टर, फिर प्रोडक्ट का इनफैक्टर, और यहाँ पे मैं कुछ चीजें लिखवाऊंगा, ध्यान से सुनना, कैसे क्या चल रहा है देखना, फिर बात करते हैं आगे। ठीक है, कॉपर +1 से +2, लिखना विखना छोड़ दो, बाद में लिखते रहना, पहले सुन लो। कॉपर +1 से +2, सल्फर -2 से +6, +1 से +2, ध्यान से सुनिएगा इसको। If two different atoms are undergoing change in oxidation number, Cu2 है, Cu+2 plus SO4 -2 में टूट रहा है। आप यहाँ से देख सकते हो दोनों एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज है। ये +1 है, ये -2 है, +2 +6 साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन नंबर खुद ही आप लिख सकते हैं। एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करूंगा भैया, ध्यान से। +1 से +2, एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक कॉपर, एक +1 से +2 जा रहा है, लॉस है कि गेन? +1 से +2 जा रहा है, लॉस है कि गेन है? ऑब्वियस सी बात है, लॉस है। ठीक है ना, तो एक कॉपर एक का लॉस, दो कॉपर दो का लॉस, तो कॉपर की वजह से टोटल कितना लॉस हो गया? 2 का। नाउ वील मूव ऑन टू सल्फर, नाउ वील मूव ऑन टू सल्फर। सल्फर के बारे में बात करोगे, -2 से +6, तो -2 से +6 जाना भी क्या है? लॉस है। एक सल्फर 8 का लॉस, एक ही सल्फर है, 8 का लॉस, तो टोटल लॉस कितना हो गया? 10। तो इसका इनफैक्टर आ गया 10। ये जिसको समझ में नहीं आया यहीं टोक दो, बिल्कुल स्टेप वाइज पूछूंगा, जिसको समझ में नहीं आया यहीं टोक दो। इसमें कोई डाउट है? फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। ठीक है, कॉलम ही अभी मैं सिर्फ रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बताते हैं। मैं अभी रिएक्टेंट के जब भी मैं चेंज बोलता हूँ ना, चेंज चेंज आप हमेशा कैसे निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल से। ठीक है ना, अपन चेंज ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज ही तो निकाल रहे हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल देख लो, मैग्नीट्यूड में आना चाहिए बस, बात उतनी है ना। जो भी कर रहे हो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, तो +2 से +1। ठीक है, +2 से +1, एक कॉपर एक का लॉस, सॉरी +1 से +2, लॉस है कि गेन है? तो लॉस है। एक कॉपर एक का लॉस, दो कॉपर दो का लॉस, ये समझ में आया। अब -2 से +6 कितने का चेंज आया? हाँ भाई शौनक, -2 से +6 कितने का चेंज आया? अरे 0 से +6 जाते हैं तो 6 का चेंज है ना, तो -2 से +6 जाएगा तो कितने का चेंज आया? 8 का। तो एक सल्फर 8 का लॉस, एक ही सल्फर है तो 8 का लॉस, तो नेट एन फैक्टर कितना हो गया मेरा? 10। इतनी बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, है ना। अब अगर मैं आपसे Cu+2, Cu+2 और SO4 -2 का इनफैक्टर पूछ लूं, कैसे निकालोगे? तो
जैसा कि मैंने बोला, सबसे पहले बैलेंस उसे कर लो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है, मैंने कर दिया बैलेंस। कॉपर को सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट में भी चेंज आ रहा है, सल्फर बैलेंस, पहले से ही बैलेंस है। ठीक है, अब निकालेंगे हम एन फैक्टर Cu+2 और सल्फेट दोनों का, सल्फेट में जो सल्फर है उसका। तो +2 से +1, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, +2 से +1, एक कॉपर एक का गेन, एक कॉपर एक का गेन, एक ही कॉपर है, तो एन फैक्टर इसका आया 1। बात क्लियर? एन फैक्टर इसका आया 1। सिमिलरली एक सल्फर +6 से जा रहा है -2, तो +6 से -2 जाना, टोटल नंबर ऑफ चेंज कितना आया 8 का, तो इसका एन फैक्टर आया भैया कितना 8। ये जो आपके निकले हैं, दीज आर व्हाट, रियल एन फैक्टर्स। आप में से कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर वो वाली बात क्यों नहीं कर दी कि एक का एन फैक्टर ले लिया, वो पकड़ लिया और सबके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हुए चलो बाकियों के भी एन फैक्टर आ जाएंगे। इसलिए मैंने बोला है फिलहाल ध्यान से सुनना, मैं वो वाला केस भी लेके बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। यहाँ तक समझने में दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। इसमें कोई डाउट? रिएक्टेंट साइड वाला, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देख बेटा, कॉपर की +1 से +2, खुद ही बता, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना, कॉपर के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना, एक का। तो एक कॉपर एक का चेंज, दो कॉपर, लॉस है कि गेन है, पहले तो ये बता, लॉस है कि गेन है? लॉस है। तो एक कॉपर एक का लॉस, दो कॉपर दो का लॉस। अब अपन ने कॉपर के लिए लिख दिया दो का लॉस। बात आते हैं सल्फर पे। सल्फर -2 से +6, चार्ज में इंक्रीमेंट, लॉस है कि गेन है? लॉस है। कितने का लॉस है? 8 का लॉस है। ये तो फाइंड आउट करना आता है। 8 का लॉस है। एक सल्फर 8 का लॉस, एक ही सल्फर है 8 का लॉस, तो लॉस और लॉस तो 10 ऐड होंगे। अगर मैं 2 गेन और 8 लॉस होते तो एन फैक्टर लिखता 6, यहाँ पे दोनों ही लॉस हैं तो एन फैक्टर आ गया 10। क्लियर बात? ठीक है। अब रिएक्शन को बैलेंस करना, जैसा कि अपन कर चुके हैं, ठीक है ना, रिएक्शन को बैलेंस करिएगा और उसी को बैलेंस करना जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा हो। कॉपर मैं ऑलरेडी बैलेंस कर चुका हूं। लेट अस सपोज के हमने Cu2s के कितने इक्विवेलेंट लिए हैं, x इक्विवेलेंट लिए हैं। कुछ ऑब्जर्व करवाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। लेट अस सपोज के मैंने Cu2s के कितने इक्विवेलेंट लिए हैं, x इक्विवेलेंट लिए हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं मोल्स फाइंड आउट करके बताओ, तो Cu2s के मोल्स कैसे निकालोगे? फॉर्मूला याद है क्या? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। ये फॉर्मूला होपफुली याद होगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट तो अपने को पता है Cu2s के कितने, x इक्विवेलेंट है। मैं आपसे पूछूं
अगर आपने x इक्विवेलेंट Cu2s के लिए हैं तो भैया कितने मोल्स होंगे Cu2s के, तो आप क्या करोगे, उसी x इक्विवेलेंट को उसके n फैक्टर से डिवाइड कर दो, यानी कि 10। तो इसके कितने मोल्स आ गए, Cu2s के कितने मोल्स आ गए, x इक्विवेलेंट बाय 10। इतनी बात समझ में आती है क्या? क्योंकि ये मैं डायरेक्ट लिखूंगा। इतनी बात समझ में आती है क्या भाई? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन n फैक्टर हो गया, वहीं से लिखा है मैंने। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। तो अगर मैंने Cu2s के x इक्विवेलेंट लिए हैं तो इसके मोल्स कितने आएंगे, x इक्विवेलेंट बाय 10। अब मोल कंसेप्ट लगाओ थोड़ा सा, ठीक है? मोल कंसेप्ट लगाइए। एक मोल Cu2s 2 मोल Cu+2 देता है, तो x इक्विवेलेंट बाय 10 Cu2s कितने मोल Cu+2 देंगे? तो मैं लिख दूंगा 2 इंटू एक्स इक्विवेलेंट बाय 10। भाई 1 मोल Cu2s 2 मोल कॉपर देता है, दे ही रहा है Cu+2। तो x इक्विवेलेंट बाय 10 मोल Cu2s कितने मोल कॉपर देंगे? तो x इक्विवेलेंट बाय 10 इंटू 2। ये बात समझ में आती है क्या? कितने मोल सल्फेट देंगे, x इक्विवेलेंट बाय 10। ये बात समझ में आई तो बोलो, वरना वापस बता दूंगा, ठीक है? किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो वहीं उसी स्टेप में टोक देना, ठीक? x इक्विवेलेंट बाय 10, x इक्विवेलेंट बाय 10 कितने मोल ऑफ Cu+2 देगा, 2x इक्विवेलेंट बाय 10 कितने मोल सल्फेट देगा, x इक्विवेलेंट बाय 10। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से आप ये आराम से निकाल सकते हो। क्लियर है? अब यहाँ से आप क्या ऑब्जर्व करोगे वो देखिएगा। यहाँ से अपन जो ऑब्जर्व कर सकते हैं वो आप यहाँ से ये ऑब्जर्व करोगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है भैया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर के। इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालो। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर के। ये इसके मोल्स आ गए, ये इसके मोल्स हैं Cu2s के, ये इसके मोल्स हैं Cu+2 के, ये इसके मोल्स हैं SO4-2 के। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर होता है। मतलब x इक्विवेलेंट बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 2x इक्विवेलेंट बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1, x इक्विवेलेंट बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 8। कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर लगाया है मैंने, और कुछ नहीं। अब नोट डाउन कर लो, और नोट डाउन करते करते समझते जाओ, और अगर कहीं रुक रहे हो तो मुझे बता देना। अगर कहीं रुक रहा है मामला तो मुझे बता देना, मैं समझा दूंगा। सबका हो गया हो तो मैं हटा दूं। आराम से बेटा, आराम से नोट डाउन करो। थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, लेकिन एक बार साइकिल बैठ गई तो बहुत जल्दी कर लोगे, ठीक है? हर्ष बता देना जब तेरा हो। क्या कोई और है जिसका बच रहा है, क्या मैं हटा दूं?
ठीक है, हटा रहा हूं मैं। तो ध्यान देने वाली बात क्या है भैया, हटाने से पहले यही देख लो। अगर एक ही कंपाउंड के दोनों एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है, या फिर इसको मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूं, अगर रिएक्टेंट डिस्टर्ब हुआ है, अगर रिएक्टेंट डिस्टर्ब हुआ है पूरी तरीके से, तो इसके जितने इक्विवेलेंट होंगे वो इन दोनों का एडिशन होगा। इसके जितने इक्विवेलेंट होंगे वो इन दोनों का एडिशन होगा। कहने का मतलब, जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो कितना आ रहा है, इसको सॉल्व कर रहा हूं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने आ रहे हैं, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये 5, और ये कितना आ रहा है 4/5। जरा जोड़ो इनको, जरा जोड़ो इनको। तो x इक्विवेलेंट बाय 5 प्लस 4x इक्विवेलेंट बाय 5 कितना आ रहा है टोटल, x इक्विवेलेंट, जो कि किसके बराबर है, रिएक्टेंट के। ठीक है, समझ में आया। समझ में आई बात, वापस बताऊं। मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने बस कैंसिल करी ये चीजें। जब एक ही कंपाउंड के दोनों एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है, तो रिएक्टेंट के जो इक्विवेलेंट होंगे वो प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट के सम के बराबर होंगे। सॉल्व करोगे तो एक्स इक्विवेलेंट ही आएगा। ठीक है, तो करना क्या है भैया, सबसे पहले बात सुनो। सबसे पहले बैलेंस करना है, फिर एक्स इक्विवेलेंट सपोज करना है, फिर मोल में चेंज करना है, फिर मोल को n फैक्टर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने हैं। उस टाइम आप ऑब्जर्व करोगे कि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, बिल्कुल प्रोफेशनल में लिखते हैं, दैट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट is equal to is equal to sum of number of equivalent of product। खटाखट लिखो इसको। और ये करते करते सवाल सॉल्व करना। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज कॉन्ट्राडिक्टरी आ जाती है। आप लोग मुझसे यहाँ पे बहस कर सकते थे, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग सवाल पूछो कि सर आपने एक टाइम बताया था दैट इक्वल इक्विवेलेंट ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर टू गिव इक्वल इक्विवेलेंट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, लॉ तो यही बोलता है। तो क्या यहाँ पे लॉ अनसेटिस्फाई हो गया, वहां पे इक्वल इक्विवेलेंट थोड़ी ना आ रहे हैं। तो मैं बताता हूँ वो क्या लोचा था, पहले ये लिखिए। हो गया,
सबने नोट डाउन कर लिया यहाँ तक पूरा? ठीक। अब अपन ने बोला था आके सर, आपने तो एक टाइम बोला था कि इक्वल इक्विवेलेंट ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर टू गिव इक्वल इक्विवेलेंस ऑफ द प्रोडक्ट। तो भैया अगर मेरे को वो लॉ सेटिस्फाई करवाना है तो मैं वैसे भी निकाल देता हूँ, सुनिए, मैं वो लॉ भी सेटिस्फाई करवा दूंगा। Cu2s कन्वर्ट हुआ आपका Cu2 प्लस प्लस SO4 माइनस 2 में। ये मैंने करा 2, बैलेंस कर दिया। इसका एन फैक्टर तो अपन ने निकाल लिया था 10। अपन जैसा करते हैं अपन वैसा कर देते हैं। मैं क्या करता था, मैं किसी का भी एक का इन फैक्टर निकाल लेता था और मैं उसको पकड़ लेता था और मैं सबके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से उसको डिवाइड करते हुए चल देता था और अपन सबके इन फैक्टर लिख देते थे। उसी के अकॉर्डिंग चलें तो 10/1, 10/2, 10/1, ये इसका इन फैक्टर आ गए, इसका इन फैक्टर आ गया। अब ये जो इन फैक्टर निकले हैं ये कौन सा इन फैक्टर है भैया? ये वर्चुअल इन फैक्टर है। इससे पहले जो आपने निकाले थे वो आपने रियल एन फैक्टर निकाले थे, ये वर्चुअल एन फैक्टर है। क्या भसड़ा बता रहा हूँ, कैसे किस बेसिस पे वर्चुअल और रियल डिसाइड कर रहा हूँ बता रहा हूँ, टेंशन। अब इसका 1 मोल, इसके 2 मोल और इसका 1 मोल देता है। 1 मोल Cu2s टूटता है 2 मोल Cu+2 और 1 मोल सल्फेट में। तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर जब मैं करूंगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। तो 1 इंटू 10/1, 2 इंटू 10/2, 1 इंटू 10/1। कितने इक्विवेलेंट आए? 10 इक्विवेलेंट ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर टू गिव 10 इक्विवेलेंट ऑफ द कॉपर एंड 10 इक्विवेलेंट ऑफ द सल्फेट। ये हो गया मेरा लॉ सेटिस्फाइड। लेकिन ये लॉ सेटिस्फाई करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने अपने हिसाब से एक वर्चुअल एन फैक्टर मान लिया जो कि एक्चुअल में था नहीं। मैंने अपने ही मन से एक वर्चुअल एन फैक्टर की कहानी कर दी। क्यों कर दी? जस्ट टू सेटिस्फाई द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, जस्ट टू सेटिस्फाई द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। तो सर इससे पहले जो करते आ रहे हैं क्या वो सब गलत था? नहीं, वो सब बिल्कुल सही था। एक्चुअल में आपने इससे पहले यही सेम तामझाम करते हुए जो भी एन फैक्टर निकाला है, इससे पहले वाले हर क्वेश्चन में यही सेम प्रोसीजर करते हुए जो भी एन फैक्टर निकाला है वो सब रियल एन फैक्टर थे, वो सब रियल एन फैक्टर थे। उन सब में आप एक चीज कॉमन देखोगे, पहला कि या तो वो नॉन रेडॉक्स केस में था या फिर वो इस केस में था कि जब एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है, एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर चेंज आ रहा है या फिर नॉन रेडॉक्स टाइप की रिएक्शंस थी तो उस केस में आप ये वाला प्रोसीजर अपना सकते थे। यहाँ पे क्या लफड़ा फंस गया वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप क्यों नहीं अपना पा रहे वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे आप तुक्का नहीं बढ़ा सकते। यहाँ पे मुझे नहीं पता कि चीजें आई कैसे। भाई हुआ क्या, हुआ क्या कि Cu2s ध्यान से देखो काय में टूट रहा है, Cu+2 और SO4-2। Cu2s Cu+2 और SO4-2 में टूट रहा है। मैं पूछूं O कहां से आ गया, तो O Cu2s में से तो नहीं आया होगा। तो ये कंफर्म बात है कि वो किसी ना किसी रिएक्टेंट ए से रिएक्ट करा होगा। मैं नहीं जानता वो ए क्या है, लेकिन ये कंफर्म है कि वो किसी ना किसी ए से रिएक्ट करा होगा। उस ए में ऑक्सीजन होगा और उस ए की वजह से SO4-2 बना होगा। अग्री करते हो कि नहीं इस बात? ठीक है कि नहीं भाई? ऑक्सीजन Cu2s की वजह से तो आया नहीं होगा। तो ये कंफर्म बात है कि ये Cu2s किसी ना किसी हाइपोथेटिकल एलिमेंट ए से रिएक्ट कर रहा होगा। वो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी H2SO4 और समथिंग एल्स, जिससे वो रिएक्ट करके सल्फेट दे रहा है। ठीक है, तो हुआ क्या, एक्चुअल में मैंने इस ए को तो कंसिडर करा ही नहीं। मैंने बस इसी Cu2s को जज करते हुए, मैंने बस इसी Cu2s को जज करते हुए सबके एन फैक्टर निकाल दिए। ए का तो कहीं रोल ही नहीं आया। अरे ए की भी तो ऑक्सीडेशन स्टेट में
ये जो सल्फर पे आप जो +6 लगा रहे हो, ये +6 इस ऑक्सीजन की वजह से आया है, और वो ऑक्सीजन वाला कंपाउंड कौन था? ये ए। तो ये ए में भी तो कोई ना कोई चेंजेस आ रहे होंगे, ये ए में भी तो कोई ना कोई चेंज आ रहा होगा। समझ में आई बात? ये ए में भी तो कोई ना कोई चेंज आ रहा होगा, और वो चेंज आपने कंसिडर ही नहीं करा, इसलिए अपन इसे वर्चुअल बोलते हैं। इससे पहले जो निकाला वो रियल है। तो अगर आपके एक से ज्यादा एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है, तो आप रियल वाला मेथड अपनाओगे, ये वाला नहीं। इससे पहले जिस भी जगह आपने इस मेथड से सवाल सॉल्व करे थे, हर जगह जो एन फैक्टर आया था वो रियल एन फैक्टर था, वर्चुअल नहीं। ये प्रोसीजर क्यों अपनाया गया है? जस्ट टू सेटिस्फाई द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, नथिंग एल्स। इतनी बात समझ में आई? अगर एक से ज्यादा एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है ना रेडॉक्स प्रोसेस, तो आप रियल वाला मेथड अपनाओगे, वर्चुअल वाला नहीं। आप रियल वाला मेथड अपनाओगे, वर्चुअल वाला नहीं। एक सेकेंड, क्वेश्चन पढ़ना भूल गया मैं, बता। 1 मिनट रुकने का बस। क्या है? सर तो इसका यूज नहीं, इसका यूज, अगर इसका यूज नहीं करना किस केस में? जब रिडॉक्स में एक से ज्यादा एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा। इससे पहले नॉन रिडॉक्स में यूज कर, एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है उसमें यूज कर। एक से ज्यादा एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज, एक से ज्यादा एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर चेंज आ रहा है, तो ये वाला मेथड आप नहीं अपनाओगे। क्लियर बात? देखो, है ना, ये हो गया, सबका हो गया। हटा दें इसको। रियल एन फैक्टर से आप सवाल सॉल्व करेंगे, वर्चुअल से नहीं। इसमें ही रियल वर्चुअल का खेल फंसता है, बाकी इससे पहले किसी में भी रियल वर्चुअल का खेल नहीं था। इससे पहले वाले किसी मेथड में रियल वर्चुअल का कोई सेंस नहीं था, तो वहां पे जो अपन ने करा है सब सही है। यहीं पे रियल वर्चुअल का पड़ता है, जहां पे एक से ज्यादा एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो, बाकी और किसी में नहीं। हटा दूं? किसी का बच रहा है? अब ध्यान से सुनना। आपको एक प्रोसीजर लिखवा चुका हूं, सॉल्व आपको करना है। AS2S3 क्या दे रहा है? AS+5 प्लस SO2। ठीक है, क्या करो? सबसे पहले एन फैक्टर निकालो। कैसे निकालोगे एन फैक्टर? लॉस और गेन से। AS2S3 का एन फैक्टर निकाल के बताइए। AS2S3 का एन फैक्टर निकाल के बताइए। यही निकाल दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ भाई आ गया, वरना दिक्कत है। पन्ने पलटो, देखो कैसे करा था, क्या करा था, उस बेसिस पे जवाब देना। चलो बात करते हैं ना, साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर्सेनिक पे चार्ज बताओ कितना? आर्सेनिक पे चार्ज बताइए कितना? मैं नीचे लिख रहा हूँ, है ना, +3।
और -2। ये प्लस कर लेना अपने हिसाब से, मेरा नहीं हो पा रहा है ना। ये +3, ये -2। ठीक है। सो +3 से +5 कितने का लॉस के गेन? 3 से 5 लॉस के गेन। सो 3 से 5 इज लॉस। एक आर्सेनिक, 2 का लॉस, 2 आर्सेनिक, 4 का लॉस। सल्फर की बात करूंगा, -2 से +4। सल्फर की बात करूंगा, -2 से +4 लॉस के गेन। ऑब्वियस सी बात है, लॉस। तो 1 सल्फर 6 का लॉस, 3 सल्फर 18 का लॉस। एन फैक्टर आया कितना? 22। डाउट हो तो पूछ लो। एन फैक्टर आया 22। डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है। अब आर्सेनिक से प्रोडक्ट का अगर एन फैक्टर निकालें तो इसका एन फैक्टर आएगा 2। एक आर्सेनिक, 2 का चेंज, एक ही आर्सेनिक है। इसके बारे में बात करोगे तो इसका एन फैक्टर आएगा 6, एक ही सल्फर है। अब बैलेंस कर लो। तो जब अपन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आर्सेनिक, यहाँ पे 3 सल्फर। अब बैलेंस करने के बाद क्या निकालेंगे भैया? बैलेंस करने के बाद क्या करेंगे? एक्स इक्विवेलेंट मानेंगे। मान लीजिए एक्स इक्विवेलेंट। एक्स इक्विवेलेंट के मानने के बाद क्या करेंगे? मोल्स निकालेंगे। कैसे निकालोगे मोल्स? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाय एन फैक्टर। मोल कंसेप्ट लगा के बाकियों के मोल्स निकालेंगे। तो x इक्विवेलेंट बाय 22 इंटू 2, x इक्विवेलेंट बाय 22 इंटू 3। मोल्स निकाल लिए। मोल्स निकालने के बाद क्या करेंगे? उसी मोल्स को उसके एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाला जाएगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर बाय 22 इंटू 22। ठीक है। x इक्विवेलेंट बाय 22 इंटू 4। मैंने ये और ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, छोड़ो, तुम तो ऐसे ही लिखो। नहीं तो सवाल पूछ लोगे 4 कैसे है। ठीक है। फिर 6 इंटू एक्स इक्विवेलेंट बाय 22 इंटू 3। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। सॉल्व करोगे तो x इक्विवेलेंट, इन दोनों का जो एडिशन है वो x इक्विवेलेंट के बराबर आ रहा होगा। इट इज 4 इंटू एक्स इक्विवेलेंट बाय 22, 18 इंटू एक्स इक्विवेलेंट बाय 22। ऐड करोगे x इक्विवेलेंट के बराबर। एक भी जगह डाउट हो फटाफट पूछ लो, कोई इशू नहीं। एक भी जगह डाउट हो बेहिचक पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? एक एक बात, कौन सी चीज क्यों लिखी, कैसे लिखी, क्या लिखी, क्या करा, कोई भी अपन ने फर्जी काम नहीं करा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारा बारी है सारा तामझाम सॉल्व करने का। क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक दो अपन अभी ट्राई कर रहे हैं, 4:30 तक जितने कर सकते हैं करेंगे। 5 मिनट पहले मैं क्वेश्चन लिखना चालू करूंगा, रेस्ट आपके होमवर्क हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन बस आंसर्स चेक करेंगे। ठीक है। सो मैं ये हटा रहा हूं। आप लोगों के लिए प्रोडक्ट आप आसानी से निकाल लोगे, रिएक्टेंट का निकाल के बता दीजिएगा। फाइंड आउट एन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग।
ऑफ ओनली रिएक्टेंट्स। सिर्फ रिएक्टेंट साइड का एन फैक्टर निकाल लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। फटाफट बताओ इसका एन फैक्टर निकाल के। Cu2s जा रहा है Cu+2 प्लस SO2। सिर्फ रिएक्टेंट का एन फैक्टर निकालना, बाकी और किसी का। पहले इतना सॉल्व करिए। हाँ बेटा, फर्स्ट का गलत। ये बात बिल्कुल सही, कॉलमी का सही। +1 -2, बिल्कुल बिल्कुल। तो 1 से 2, 1 कॉपर 1 का लॉस, 2 कॉपर 2 का लॉस। -2 से +4, 1 सल्फर 6 का लॉस, एक ही सल्फर है 6 का लॉस। एन फैक्टर 8। खटाखट बाकी। दूसरा, ध्यान से डिजिट्स मल्टीप्लाई नहीं कर रहे आप। +3 -2, एक आर्सेनिक 1 का लॉस, 2 आर्सेनिक 2 का लॉस। सॉरी, 1 आर्सेनिक 2 का लॉस, 2 आर्सेनिक 4 का लॉस। आर्सेनिक की वजह से आया 4। सल्फर -2 से +6, 1 सल्फर 8 का लॉस, 3 सल्फर 24 का लॉस। भावनाएं समझे? Fe+3 +5, एक Fe। चलो इसका निकाल के बताओ, खटाखट खटाखट। एक Fe लॉस के गेन, तो एक Fe 1 का गेन +2। एक नाइट्रोजन 3 का गेन, 3 नाइट्रोजन 9 का गेन, 10। ठीक है, लेड नाइट्राइड का निकाल के बताइए। जो निकाल लेगा, कभी अगर अपन मिलते हैं तो उसको मैं एक चॉकलेट दे दूंगा, ठीक ठाक सी। आंसर करेक्ट आना चाहिए, एक ही चांस मिलेगा। अब मैं नहीं जानता तुम्हारी प्रिंटिंग एरर हो क्या। लेड नाइट्राइड जल्दी।